जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये समझ सकते हैं आप लोग कि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट जो कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक करके दिल्ली पुलिस की वर्दी पहने, तो बस आप जो मैं बता रहा हूँ उतना करते जाइए, बस उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपके सामने आज जो पहला क्वेश्चन आया है, ये भी आपका लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम बस इतना है, इसको सॉल्व करिए और यहाँ पे हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है एसेंट। इसको कुछ इस तरीके से इन्होंने कोड लिखा है और इसी कूट भाषा में आपको पूछ रहे हैं कि वेंडर VENDOR का कोड क्या होगा। तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कि यहाँ पे लिखा है ACCEN और T। ठीक है, इसको इन्होंने क्या बनाया है, इस तरीके से बनाया है। अब देखते हैं कि कैसे बनाया है। सबसे पहले अगर आप देख पाएंगे तो सबसे पहले इन्होंने C करा है, उसके बाद A लिखा है, उसके बाद T लिखा है, फिर N लिखा है, फिर E लिखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आपने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब इन्होंने किया क्या है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, इधर से बस क्रॉस लगा दिया है, यानी कि जो T इधर था वो इसमें आ गया है, जो E इधर था वो यहाँ पर आ गया है, N अपनी जगह पर सेम ही रहा है। इतना कर लिया। उसके बाद देखिए, आप अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुई है और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुई है। तो बस अब आपको ये करना है कि ये वाला जो है ना, इसको चेक करना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे VEN, ठीक है, उसके बाद लिखा है DOR। तो आपका काम पहले क्या था, इसको दो भागों में बांटना था। अब यहाँ से क्रॉस पैटर्न लगा देंगे। जैसे हमने देखा N यहाँ पे हमारा पहले पे आ जाएगा, V हमारा लास्ट में चला जाएगा, E जो है ना वो अपना सेम प्लेस पे रहेगा। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो R है यहाँ पे आ जाएगा, O बीच में रह जाएगा, लास्ट में चला जाएगा D, यानी कि इसका कोड बनेगा NEVROD। कौन सा ऑप्शन है, आपको ऑप्शन नंबर 2 नज़र आएगा यहाँ पर। ऑप्शन 2 वाला जो है ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे या फिर नहीं कर पाए थे। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो 5वें पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों के बीच में है। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हमें बताइए कि FAIT का संबंध जो है ना, रिलेशन जो है ना, वो किससे होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। सभी ऑप्शन में लगभग क्या है, सेम ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे K से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद यहाँ पे M है, यहाँ पर N है, यहाँ पर M है, यहाँ पर N है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई दो ऐसी चीज़ देखनी पड़ेंगी, हम पहले और लास्ट वाले को नहीं देखेंगे। यानी कि अगर हम देखें कि यहाँ पे जो K है वो तो सभी ऑप्शन में आ रहा है, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे आपने देखा कि PRAY प्रे जो लिखा है, इसका इन्होंने कोड बनाया है UWF और D। अब देखिए यहाँ पे इसका तो आपको पता है कि ये जो है ना, सभी ऑप्शन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये सभी ऑप्शन में सेम है। इनके आप लोग नहीं निकालना कि इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, अब आपको निकालना केवल इतने का है, तो निकालेंगे। जैसे आपने देखा कि R जो है ना, R हमारा 18 नंबर पे आता है, W आता है 23 नंबर पे, यानी कि इस वाले में तो 5 जोड़ दिया है। उसी तरीके से A हमारा पहले नंबर पे आता है, F जो है ना वो 6 नंबर पे आता है, यानी कि इसमें भी 5 जोड़ दिया है। तो बस इतना किया गया है कि जो बीच वाले दो शब्द हैं, बीच वाले दो अक्षर हैं, लेटर हैं, उनमें बस 5-5 को जोड़ रहे हैं। तो बस इतना चेक करना है। जैसे FAI और T, आप सभी लोग जानते हैं कि जो F है यहाँ पे तो K हो ही जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में एक जैसा है, और यहाँ पर Y हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन में एक जैसा है। इसमें देखना है हमें। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जब हम 5 जोड़ेंगे और इसमें जब 5 जोड़ेंगे तो ये जो है ना 9 नंबर पे आता है I, और जो A है ना वो हमारा 1 नंबर पे आता है। इसको जब जोड़ दिया जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6, और 6 नंबर पे क्या आता है, F। उसी तरीके से इसमें देखेंगे 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 नंबर पे आता है N। यानी कि इसका कोड क्या बनेगा, इसका कोड बनेगा KFN।
एन और वाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन 4 दिख रहा है जहाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये। देखिए बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको बता देते हैं कि करना क्या है। यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बहुत बड़ी लैंग्वेज दी जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से बहुत बड़ी लैंग्वेज दी गई है, इसको आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस तरीके का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर इसमें एक लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पर ये दो आपको समुच्चय दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं, इन दो सेट में एक लॉजिक लगा है। अब वो लॉजिक को पहचानना है आपको, और उस लॉजिक को पहचान करके आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला वाला सेट उठा करके, तो इसमें लिखा है 8, उसके बाद लिखा है 27, उसके बाद लिखा है 125। ठीक है, ये 3 चीज़ें लिखी हैं आपके सामने। अगर आप लोग स्क्वायर और क्यूब याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो 8 है ना वो किसका स्क्वायर, सॉरी किसका क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब जो है ना वो क्या होता है, 8 होता है। उसी तरीके से जो 3 का क्यूब है वो कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। उसी तरीके से जो 5 का क्यूब है वो कितना होता है, 125। अब इसमें भी क्यूब ही लगाए गए हैं, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे 64 है, यहाँ पर 1331 है, और यहाँ पर 1728 है। इसमें क्या किया गया है, ये होता है 4 का क्यूब। 64 कितने का क्यूब होता है, 4 का क्यूब। 11 का क्यूब होता है 1331। 1728 है ना वो 12 का क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या किया गया है, मतलब क्यूब वाला लॉजिक लग रहा है कि सभी जो यहाँ पे जितने भी सेट में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हैं, सभी क्यूब हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 125 क्यूब है, बिल्कुल है। 172 है, नहीं है। आप कहेंगे सर 172 ना तो स्क्वायर है किसी का और ना ही क्यूब है, तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन उठाएंगे तो 289 लिखा है। 289 आपको पता होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर होता है, जबकि हमें चाहिए क्या, किसी का भी क्यूब हो वो चलेगा, लेकिन क्यूब होना चाहिए। और इसमें जो 196 है वो 14 का स्क्वायर होता है, लेकिन 212 किसी का भी नहीं है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। तीसरा आप देखेंगे तो 200, 215 और 256। अब देखिए 215 जो है ना वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, उसी तरीके से किसी का क्यूब भी नहीं होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हट गया। केवल एक ऑप्शन बचा रह गया है आपके सामने, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। इसमें आप देखेंगे तो 216 लिखा हुआ है, 216 होता है 6 का क्यूब। उसी तरीके से 343 जो लिखा हुआ है वो कितने का होता है, 7 का क्यूब। और 200 जो 512 है ना वो 8 का क्यूब होता है। इसका मतलब ये है कि सभी जो क्यूब वाला लॉजिक है वो इसमें फॉलो कर रहा है ऑप्शन 4 में, इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब एक आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे आपने देखा कि जहाँ यहाँ पे क्यूब वाला लॉजिक लग गया, अगर आपको क्यूब याद नहीं होते तब आप क्या करेंगे, तब आपको क्वेश्चन मतलब टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बस आपसे एक निवेदन है कि आपको कम से कम नहीं तो 30 तक के क्यूब याद कर लीजिए, जो कि आपके मैथ और रीजनिंग दोनों में काम में आ जाएंगे। कैलकुलेशन भी आपकी स्पीड हो जाएगी, और आपका जहाँ पे आपका टाइम लगता है वहाँ पे आपका टाइम कम लगेगा। तो आपको स्क्वायर कम से कम 40 तक और जो अपने क्यूब हैं वो कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में आपको बैठक व्यवस्था के आधार पर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 लड़के JKL MNP और Q एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, यानी कि सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें, ये लॉजिक मतलब ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने लड़के दिए जाएं उनके लिए आपको बैठक के लिए आपको कुछ बना लेना है। एक सर्किल में बैठे हुए हैं, वृत्ताकार केंद्र वृत्ताकार जो मेज है, टेबल है, उस पर बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो 7 लोगों के लिए हम जगह बना लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे एक यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो इस तरीके से ये टोटल 7 लोग हो गए। ठीक है, 7 लड़के हो गए। और यहाँ पे हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपके सामने केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग जो है ना उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, उत्तर की तरफ। ठीक है, और उत्तर की तरफ यानी कि इधर वाला जो है ना उसका राइट हैंड होगा
और इधर वाला उसका लेफ्ट हैंड होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें ज़रूरी रहेंगी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए देखते हैं आगे। अब इंस्ट्रक्शन पढ़िए। इस इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि पी क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए हमें ना तो अभी पी की कंडीशन पता है कि पी कहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि क्या है, ये एक गोल मेज है, गोल टेबल है। तो अब हमें किसी एक व्यक्ति की पोजीशन को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि पी जो है ना वो क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब जिसके दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है उसकी पोजीशन को फिक्स कर लो, आप कहीं पर भी बैठा दो उसको। जैसे यहाँ पे हमने क्यू को बैठा दिया। अब क्यू का दायां किधर होगा, क्योंकि ये उत्तर की तरफ, हमने बताया था कि अभी जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठता है उसका जो मुंह होता है वो उत्तर की तरफ होता है, और राइट हैंड इसका इधर वाला हो जाएगा और लेफ्ट हैंड इसका इधर वाला, यानी कि दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी कि क्यू यहाँ पर है तो इसका दायां इधर है, दूसरे स्थान पर 1 2 यहाँ पर आ जाएगा अपना पी, ठीक है। आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि एम जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कह क्या रहा है कि एम जे और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि एम जो है ना वो क्यू के पास में बैठा हुआ है और जे के पास में भी बैठा है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर हम एम को बैठा देते हैं तो यहाँ पे ये क्यू के पास में तो बैठ गया है, लेकिन यहाँ पर जे के पास में बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया है, पी पहले से ही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एम हमारा यहाँ पर है और जे हमारा यहाँ पर है, तभी तो दोनों का पड़ोसी होगा। क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि एम जो है ना वो जे और क्यू दोनों का पड़ोसी है, यानी कि जे का पड़ोसी भी हो गया, क्यू का पड़ोसी भी होगा, इस तरीके से हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि इस जगह पर एल नहीं बैठ सकता है, ठीक है। क्योंकि एम जो है ना पहले से बैठ चुका है, एक ही जगह खाली थी क्यू के बगल से, और वो कह दिया है कि एल क्यू के बगल में नहीं बैठ सकता है। आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एन पी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अब देखिए पी इधर है तो इसका जो दायां है वो इधर साइड होगा। अब पी के बाएं और दूसरे स्थान पर यहाँ पे हो जाएगा एन, ठीक है, एन आ गया। अब आपको बता रहा है कि एल के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है। यहाँ पे हमें बताया गया था कि एल हमारा यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, तो केवल एक जगह बची हुई है एल के लिए, वो यहाँ पर हो जाएगी। एक व्यक्ति और बचा हुआ है जो हमारा इस सीरीज में दिया गया था और वो हमने यूज़ नहीं किया है। तब आप कहेंगे सर के बचा था, तो के को भी लिख लेंगे हम, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एल के ठीक बाईं और कौन बैठा है। अब आपने देखा कि जो एल है उसका बायां इधर के साइड होगा, इधर के साइड नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये जो बायां है इस इधर ठीक बाएं पे कौन बैठा है, पी बैठा हुआ है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो पी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इतने से आपको यहाँ पे ये सभी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और धीरे धीरे आप इन सभी इंस्ट्रक्शन से जब पढ़ते जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इनमें कम टाइम देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप जब करेंगे इस क्वेश्चन के लिए तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करिए और फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपको वही है कथन और निष्कर्ष वाला। एक चैप्टर होता है कथन और निष्कर्ष वाला, इसमें आपसे 2 कथन दिए गए हैं और 2 ही निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पहले कथन को पढ़ना है, उसके लिए आप 2 तरीके होते हैं। इसमें हम वेन डायग्राम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा, पहले में कह रहा है, पहला जो कथन है उसमें कह रहा है कि सभी एच जी है, यानी कि जितने भी एच हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो जी के अंदर आते हैं। दूसरा कह रहा है कि कुछ जी आई है, यानी कि जी का कुछ भाग किसके अंदर आता है, आई के अंदर आता है। अब ये जो आई है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता था, संभावना बहुत सारी हो सकती है इसमें, ठीक है। लेकिन अब जो संभावना है उसको हम 100% तो सत्य नहीं मानेंगे। जो 100% सत्य होगा उसी के लिए हम अपना आंसर लगाएंगे निष्कर्ष में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कोई आई एच नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके से बनाते आई का संबंध एच से हो जाता तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये संभावना व्यक्त कर रही है कि कुछ आई एच हो सकते हैं, कोई आई एच नहीं है, तो ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि सभी आई जी हैं, तो ये भी गलत है, सभी आई जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि कुछ जी आई हैं। इसका मतलब इनके बीच में जो संबंध है वो कुछ वाला ही है, रिलेशन जो है ना समथिंग कुछ वाला ही है। तो दोनों गलत हो गए, यानी कि हमारा निष्कर्ष ना तो 1 और ना ही 2,
कोई भी सही नहीं है, कोई भी निष्कर्ष कथन के अनुसार सही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल दिया गया है, एप्पल को 25 लिखा जाता है, जूनियर को 36 लिखा जाता है, और इसी कूट भाषा में पैकेज को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको लॉजिक समझ में नहीं आ जाएगा, जबकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आसान लॉजिक लगाया गया है। लॉजिक बस इतना सा लगाया गया है, जैसे आपने देखा यहाँ पर आपके सामने जो एक शब्द दिया गया है जिसमें क्या लिखा है APPL और E। आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप सोचें कि यहाँ पर इनका जोड़ देख लेते हैं चेक करके कि इसका जोड़ हो जाए 25 के बराबर। तो ऐसा इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, बहुत आसान लॉजिक है। जब आप देखेंगे इसको कि आपने देखा यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं, कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ये टोटल 5 लेटर से मिलकर के बना हुआ शब्द है जिसका नाम है एप्पल। अब जो 5 है ना, उसी का स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर करके 25 आ गया है और इसके बराबर इन्होंने 25 लिख दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने इसका कोड बनाया है। अब देखिए, हमने बोल तो दिया है कि हमने ऐसा लॉजिक लगाया है, अब वो सही लॉजिक है या फिर गलत लॉजिक है वो तो हमें यहाँ पर पता चलेगा। अगर यहाँ पर भी वो चीज़ फॉलो हो जाती है ना, तो इसमें भी फॉलो कर देंगे। तो जैसे ही आप देखे चाहेंगे तो यहाँ पे जूनियर लिखा है JUNIOR। तो आप देखेंगे कि इसमें कितने लेटर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। अब 6 जो है ना, 6 लेटर टोटल हैं और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। क्या इन्होंने 36 लिखा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा है। तो मतलब इसका ये है कि ये लॉजिक इसमें 100% सही तरीके से फॉलो कर रहा है। अब देखिए, इसका निकालना है आपको। तो पैकेज में देखेंगे तो PACKAGE पैकेज आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने हैं, 7 हैं टोटल। ठीक है, 7 है ना, और 7 का स्क्वायर आप सभी को पता है, आप सभी लोग ज्ञानी हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला 49। ठीक है, देखिए अब एक और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, और इसमें आपसे बोल रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है 7 और 36 के बीच में, वही रिलेशन है 16 और 225 के बीच में, और 21 का आपको बताना है कि 21 का संबंध किससे होगा, रिलेशन किससे होगा। तो आप अगर देखेंगे इसको, ये जो आपने देखा यहाँ पे जो 36 है वो किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपने देखा 225, वो भी किसी ना किसी चीज़ का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद ही नहीं है तब आप क्या करेंगे? तो उसी लिए कह रहा हूँ कि स्क्वायर को याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनेंगे तब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि स्क्वायर याद कर लीजिए। जैसे आपने देखा 7 का संबंध दिया गया है 36 से। अब 36 जो है ना वो 6 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम इसमें से 1 घटा देते हैं, यानी कि 7 - 1 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने 6 निकल के आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। उसी तरीके से आप देख पाएंगे जो 16 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 225, अगर आपको स्क्वायर याद है तब आप कह दें कि सर ये तो 15 का स्क्वायर है। अब आपने देखा कि 16 में से 1 घटा करके भी 15 आ रहा है। यानी कि करना क्या है, बस इतना, जो अपने पास पहली संख्या है ना उसमें से केवल 1 को माइनस करके, केवल 1 माइनस करके जो संख्या निकल के आई उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 21 जो है ना उसमें से 1 घटा देंगे तो 20 निकल के आ जाएगा, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब 400 जो है ना वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन 4 दिख रहा है। राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, अब ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन को, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आपको दिया गया है ही इज़ माई नेफ्यू। इसको कुछ इस तरीके से COPVZSMN लिखा जाता है। दूसरा आपको दिया गया है दैट इज़ माई कार। इसमें आपको दिया गया है ZSPTPV और GA। अब आपको यहाँ पे तीसरा दिया गया है कि ही इज़ योर अंकल। इसको इस तरीके से कोड किया गया है। आपसे पूछा गया है कि जो नेफ्यू है ना उसका कोड बताइए। नेफ्यू का कोड किस में है? नेफ्यू का कोड इस वाले में होगा, इस वाले में। ये 4 आपके सामने दिए गए हैं, ही इज़ माई नेफ्यू, इसी में होगा। तो आपको करना क्या है? करना केवल इतना है कि आपको कॉमन चीज़ें ढूंढनी है। जैसे आपने देखा ही इज़ माई नेफ्यू और ही इज़ योर अंकल, तो जो ही और इज है दोनों में कॉमन है। और इनके जब आप देखेंगे कि इनके जो कोड हैं उनमें क्या कॉमन है, उनमें कॉमन है COPV।
COP भी। अब देखिए ही का कोड CO भी हो सकता है और ही का कोड PV भी हो सकता है। मतलब अभी हमें कन्फर्म मत पता नहीं है, लेकिन कन्फर्म हमें पता ना चले फिर भी हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे इसका पूछा ही नहीं गया है। हमसे पूछा गया है कि नेफ्यू। हमें बस इतना डेफिनेटली पता चल गया है कि जो जो CO है ना और PB जो है ना वो नेफ्यू का तो हो नहीं सकता है। तो इसको और इसको, दो ऑप्शन को हटा सकते हैं आप लोग, बिल्कुल हटा सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो माई बचा है और नेफ्यू बचा है। अब आपने देखा कि माई का कोड और माई का कोड यहाँ पर भी मैच कर रहा है, क्योंकि आपने देखा ही इज़ माई अंकल और दिस इज़ माई कार। तो माई यहाँ पे मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, माई मैच कर रहा है। तो माई का कोड आपके सामने क्या हो गया, ZS हो गया, ZS हो गया। और इसमें एक चीज़ और मैच कर रही थी, ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चीज़ और मैच कर रही थी, जो कि क्या थी, जो कि यहाँ पे क्या थी, यहाँ पर थी इज़, क्या थी, इज। और इज़ यहाँ पर जो है ना PB दिया गया है, यानी कि इज़ का कोड PB हो सकता है। इज़ का कोड क्या है, PB है, बिल्कुल कन्फर्म पता चल गया। और CO जो है ना ही का कोड है, और माई का कोड क्या है, ZS। एक ही बचा है MN, और इधर भी एक ही बचा है नेफ्यू, यानी कि जो नेफ्यू है ना उसका कोड बचेगा MN। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, गायब है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा कर देगा। जैसे आपने देखा कि सीरीज आपके सामने है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तब आप क्या करेंगे, तब आप देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन मिलाइए। सबसे पहले तो सबसे पहले आपका काम इतना होना चाहिए कि ऑप्शन मिलाइए। जैसे आपने देखा यहाँ पे M है, यहाँ पर O है, यहाँ पर N है, यहाँ पर N है। तो आप देख पाएंगे कि अगर हम यहाँ पर लास्ट वाला चेक कर लेते हैं तो उससे हमें थोड़ी सहूलियत हो जाती है। तो केवल हम लास्ट वाला ही चेक करेंगे, यानी कि इसका भी लास्ट देखेंगे, इसका भी लास्ट देखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो B है उससे E हुआ है, E से H हुआ है और H से K हुआ है। तो B से E हुआ है, E से H हुआ है और H से क्या हुआ है, K। तो आपने देखा कि जो B है 2 पे आता है, E 5 पे आता है, H 8 पे आता है, K आता है 11 पे। 3 इसमें जोड़ दिया है, 3 इसमें जोड़ दिया है और 3 ही इसमें जोड़ दिया, यानी कि हमें आगे भी 3 जोड़ना पड़ेगा। और जब 11 में 3 जोड़ा जाएगा तो 14 होगा, 14 पे बचेगा N, यानी कि जो हमारा लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, N आएगा। अब देखिए N वाला, ये वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें O आ रहा है, इसमें M आ रहा है, इसमें O आ रहा है, 2 ऑप्शन हमारे चले गए। अब आपको करना क्या है, अब देखिए ऑप्शन मिलाइए, यहाँ पर भी N है और इसमें भी N है, इसमें भी O है और इसमें भी O है, इसमें भी T है और इसमें भी T है, यानी कि हमें अब दूसरा वाला और चेक करना पड़ेगा। दूसरा वाला और चेक करना पड़ेगा कि N आएगा या फिर M आएगा। तो एक बार दूसरा और चेक कर लेते हैं। तो जैसे आपने देखा इसमें A हुआ है, A से इसमें D हो गया है, अगले वाले में देखेंगे तो G हुआ है और इस वाले में देखेंगे तो J हुआ है। तो J, अब देखिए A हमारा 1 नंबर पे आता है, D आता है 4 नंबर पे, G 7 पे आता है और J आता है 10 नंबर पे। इसमें देखा आपने 3 जोड़ दिया है, इसमें भी 3 जोड़ दिया है और आगे भी देखेंगे तो इसमें भी 3 जोड़ दिया है, यानी कि अगर इसमें भी अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो 10 और 3 होता है 13 और 13 नंबर पे आता है M। M जो है ना वो आना चाहिए। M कौन से ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे वाले में, यहाँ पर। तो M जो है ना ऑप्शन नंबर जो 4th वाला है वो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए देखिए अब एक और श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। यानी कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 108 का संबंध 129 से है, उसी तरीके से 104 दिया गया, आगे आपको बताना है। यहाँ पे 100 दिया गया है, 137 दिया गया है, 96 दिया गया है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो 108, फिर 129, फिर कुछ कम हो गया है 104 हो गया है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, फिर कुछ कम हो गया है 100 हो गया है, उसके बाद 137 दे दिया है इन्होंने, फिर 96 दे दिया है। तो इसमें मतलब कुछ अलग ही लॉजिक लगा रहे हैं कि पहले बढ़ा दे रहे हैं फिर घटा दे रहे हैं। तब मेरा आपसे ओपिनियन रहेगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तब आपको करना ये है कि आपको इसमें देखना है कि कहीं 2 सीरीज़ तो नहीं दी गई हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि इसमें 2 ही सीरीज़ दी गई हैं, यानी कि आप जैसे देखेंगे 108, अब उसके बाद एक अल्टरनेट छोड़ दो, इसको छोड़ दो। आप अभी ये सोच लो कि आपके सामने अभी है ही नहीं कुछ, 129 है ही नहीं। तो 108 से 104 हुआ है, इसमें -4 हो गया है।
उसी तरीके से एक अल्टरनेट वाला जो है ना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कुछ तो संख्या आएगी, आएगी ना, उसको छोड़ दो अभी। आप सोचो कि 104 से 100 हो गया है तो इसमें भी 4 घटाया है, 100 से कितना हुआ है 96, इसमें भी 4 घटाया है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसमें तो 4 घटा रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर 129 जो है ना, 129 में से अगर हम 4 घटा करके देखें तब आपके सामने 125 आता। और जब हमने सीरीज़ देखी है कि सभी में 4 को घटाया जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 125 आ गया, तो 125 में से भी 4 घटा करके आना चाहिए था 137, जबकि आ रहा है यहाँ पे क्या 121 आएगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि इसमें इन्होंने माइनस तो नीचे किया है, यानी कि जो 108 से 104 हुआ है, 104 से 100 हुआ है, इसमें तो -4 हुआ है। लेकिन यहाँ पे 129 से आगे संख्या बढ़ रही है तो इसमें 4 जोड़ा गया है, तो 129 और 4 हो जाएगा 133। अब 133 जो आया है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। अब 133 में जब 4 जोड़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 137। यानी कि लॉजिक हमारा बिल्कुल सही हो गया है कि 133 से 137 हुआ है, बिल्कुल सही लॉजिक फिट हो गया है कि यहाँ पे जो है ना 129 में 4 जोड़ करके कितना आ गया, 133 आ गया। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। जैसे ही आपने देखा कि आपके सामने एक समीकरण दिया गया है, यहाँ पर आपको लेकर के आना है 22। आपको करना बस इतना है, जब भी आपके सामने चिन्ह चेंज करने का ऑप्शन आए या फिर चिन्ह को बदलिए ऐसा कुछ आए, तब आपको सबसे पहले ये वाला चिन्ह ढूंढना है, डिवाइड वाला। और डिवाइड वाले चिन्ह को ऐसी जगह पे रखना है कि यहाँ पर आपको प्रायोरिटी ऐसी देनी है, प्राथमिकता ऐसी देनी है कि पूरा पूरा भाग चला जाए उसमें। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा डिवाइड का चिन्ह है वो तो हमारा इसमें दिया गया है कि 5/2। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा है, तो हम डिवाइड का चिन्ह ही क्यों ना हटा दें। तो अब आप ऑप्शन देखेंगे कि हमारा ऑप्शन इसमें क्या है, डिवाइड का चिन्ह इसमें दिया ही नहीं गया है, मतलब आपस में बदलने का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको अभी पहले थोड़ी देर के लिए हटा सकते हैं आप लोग। दूसरा आपने देखा यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह को परिवर्तित किया गया है गुणा के चिन्ह से, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे आपने देखा कि 15 प्लस, अब यहाँ पे जो 5/2 था वो 5 × 2 हो जाएगा, और जो माइनस है वो यहाँ पर रहेगा, और जो डिवाइड का चिन्ह है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा इसमें। इतना बराबर में हमें 22 लेकर के आना है। तो चेक करते हैं, 5 दूनी होता है 10, -3 और 15 इसमें जोड़ा जाएगा, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में से जब आप 3 को घटाएंगे तो बचेगा आपके सामने 22, और हमें 22 ही लेकर के आना था। तो मतलब हमारा ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 वाला सही हो गया है। अब मान के चलो आपने ये वाला ऑप्शन छोड़ दिया होता पहले ही और ये वाला उठा लिया होता, तब आपको क्या लगता। तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है उसके स्थान पे डिवाइड का चिन्ह आ जाता, तो 15/5, और यहाँ पर क्या लग जाता, प्लस लग जाता, तो यहाँ पर 3 हो जाता, +2 -9 27। तब आप देखेंगे 27 और 3 कितना हो जाता, 30, और 30 में से 2 घटाते तो 28 बचता। तो ये तो हमारा फॉलो नहीं होता, तब आप फिर से यहीं पर आना पड़ता आपको। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन तो देखते ही हट रहे हैं, क्योंकि इसमें डिवाइड का चिन्ह है नहीं है, इसमें डिवाइड का चिन्ह है नहीं है, तो 2 ऑप्शन वैसे ही हट गए। आपको 2 ऑप्शन, जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो आप आराम से कर देंगे एक ऑप्शन उठा करके जल्द से जल्द, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 5 कार आपको दी गई हैं, C1, C2, C3, C4 और C5। उनकी चाल की तुलना की जाती है, यानी कि जो उनकी स्पीड है उसकी कंपैरिजन किया जाता है स्पीड के बीच में। तो कह रहा है, पहले वाले कथन में आपसे बोला जा रहा है कि C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है। तो सबसे पहले आपको जितनी भी कारें या फिर जितने भी व्यक्ति दिए जाते हैं, तो आपको करना बस इतना होता है कि सभी लोगों के लिए एक जगह बना लो कि यहाँ पर ये बैठेंगे। तो जैसे आपने देखा 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 लोगों की जगह बन गई। अब क्या कह रहा है कि C1 की चाल केवल एक कार से अधिक है, यानी कि केवल एक कार से अधिक है, यानी कि जो C1 है वो दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पर, ठीक है। केवल एक कार से अधिक तभी तो हो पाएगी इसकी। देखिए अब हम यहाँ पे कैसे चलाएंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से चलाएंगे, यानी कि इस तरीके से
अधिक अधिक की तरफ चलेगा। यानी कि अगर आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे स्पीड भी बढ़ती जाएगी इधर के साइड, ठीक है, और इधर चले जाएंगे तो स्पीड घटती जाएगी। इतना आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा कह रहा है आपसे कथन में कि C5 की चाल 4 कारों से अधिक है, यानी कि 1, 2, 3 और 4, तो 4 कारें हो गई, तो C5 की जो चाल है ना वो सबसे अधिक मानी जाएगी, क्यों नहीं, बिल्कुल मानी जाएगी। अगले स्टेप में कह रहा है कि C4 की चाल C1 से तो अधिक है, लेकिन C3 और C5 से कम है। यानी कि C3 और C5 से कम का मतलब ये है कि C5 से भी कम है और C3 से भी कम है, तो C3 यहाँ पर आ जाएगी और C4 यहाँ पर आ जाएगी। तभी तो जो C4 है उसकी उसकी चाल C3 और C5 से कम मानी जाएगी, बिल्कुल। अब आप अगली स्टेप में कहेंगे कि कितनी कारों की चाल C3 से कम है। तो आपको अगर यहाँ पे इसमें केवल एक ही कार बची है C2, तो अब यहाँ पे C3 जो है ना वो सेकंड सबसे हाईएस्ट चाल चलती है। तो इससे कम कितनी कारें हैं, तो 1, 2, 3। इससे कम स्पीड की कितनी 4 कारें हैं, तो यहाँ पे आप कहें कि सर यहाँ पे जो है ना 3 कारें हैं। ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका वही सिटिंग अरेंजमेंट से है। इसमें भी आपको वृत्ताकार मेज दी गई है और उसके चारों तरफ आपको बैठाना है व्यक्तियों को। देखिए 7 लड़के दिए गए हैं, राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज और अमन, एक और अमित। एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। केंद्र का मतलब होता है, जैसे ही केंद्र नाम आपके समझ में आए तो आपको बस इतना करना है कि उत्तर की तरफ मान के चलो, और लेफ्ट हैंड जो है ना उत्तर की तरफ जिस दिशा में होता है उसी दिशा में होगा। तो 7 लोगों के बैठने के लिए पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर टेबल बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब ये सभी लोग जो है ना अंदर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो बस इतना हो गया। अब देखिए कह रहा है, अब आपको पढ़ना है कि राज अमन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो हमें किसी न किसी एक व्यक्ति की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी जब गोल मेज में बैठते हैं। तो अमन की पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं कि अमन के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अमन को मान लो यहाँ पर कौन आ गया, अमन आ गया। और इसके दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, राज है। तो इसका दायां इधर होगा, यहाँ पर दूसरा स्थान है तो राज यहाँ पर आ जाएगा। अगली स्टेप में कह रहा है कि सुनील अमन के बाएं और तीसरे स्थान पर, यानी कि जो अमन है इसका बायां इधर होगा और इसके बाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि 1, 2, 3, तीसरे स्थान पर कौन है, सुनील है। तो यहाँ पर हम सुनील की बना देंगे सुनील, ठीक है। इतना आप शॉर्ट लिख सकते हैं। आगे अगली स्टेप में कह रहा है कि राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि निकटतम पड़ोसी का मतलब होता है या तो इधर और या तो इधर, किसी भी तरफ कौन नहीं बैठ पाएगा, राम नहीं बैठ पाएगा। हमें साफ साफ मना करी गई है कि राम को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं। आगे कह रहा है कि अमित राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। दाएं ओर से कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है कौन, अमित। तो मान के चलो अगर हमने राम को यहाँ पर बैठाया तो इसका दायां इधर होगा और दायां दूसरे स्थान पर कौन है, यहाँ पर अमित है। तो इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगली स्टेप में आपको बताना था क्या था कि राम यहाँ पर नहीं बैठेगा, यहाँ पर नहीं बैठेगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे जो अमित है उसके बगल में राहुल नहीं बैठ सकता है और राम तो पहले से ही नहीं बैठ सकता था। तो इसका मतलब ये है कि राहुल यहाँ पर आ जाएगा और एक व्यक्ति बचा हुआ है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है सुमित। तो सुमित यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टोटल 7 लोग बैठ चुके हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन होगा। अब देखिए सुमित का बायां इधर के साइड होगा और तीसरा स्थान 1, 2, 3, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, राम आ जाएगा तीसरे स्थान पर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 और 6 को जब क्वेश्चन के हिसाब से बदलेंगे तो हमारा कौन सा समीकरण सही होगा। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बोर्ड मास नियम आपको पता ही है। आपको जो है ना संख्याओं को, अंकों को चेंज करना है और अपना आंसर निकालना है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो है ना 7 के स्थान पर तो हम कुछ नहीं करेंगे, 7 - 5 प्लस जो है ना 1 के स्थान पर 6 आ जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या है, 1 है। बराबर में आपको 20 लेकर के आना है, तो 36 हो जाएगा 18 और 7 में से जब 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो आप कहेंगे सर 20 जो है ना आ गया है
और 20 ही हमें निकालना था। 20 बराबर 20 यानी कि पहला वाला समीकरण तो सही हो जाएगा। चिन्ह को जब बदल दिया जाएगा तो पहला वाला समीकरण तो सही हो जाएगा। अब दूसरा चेक करना है। दूसरा यहाँ पे चेक करेंगे तो 6 × 7 हो जाएगा यहाँ पर, +1 हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब भाग जाएगा तो 2 बचेगा और 6 7 होता है 42 + 1, तो 42 और 3 हो जाएगा कितना, यहाँ पे इसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला कौन सा माइनस है, तो 42 और 1 43, उसमें से 2 जाएगा तो 41 बचेगा। हमें चाहिए कितना 40, तो ये गलत हो गया। यानी कि हमारा केवल जो अपना समीकरण 1 है वो ही अपना सही होगा, इसके जब हम चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। तो केवल 1 यानी कि केवल 1 ऑप्शन नंबर 4 वाला सही आंसर है। देखिए अब हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोल रहा है कि सभी जेड वाई हैं, सभी जेड वाई हैं और कुछ वाई बी हैं। तो जेड का संबंध देखा आपने कि जेड का संबंध किससे, सभी जेड क्या हैं अपने वाई के अंदर आएंगे, और कुछ वाई क्या है बी हैं, कुछ वाई किसके अंदर हैं, बी के अंदर हैं। यानी कि बी का कुछ भाग वाई के अंदर और वाई का कुछ भाग बी के अंदर। अब ये जो बी है वो कुछ इस तरीके से भी बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे संभावना बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन हमें केवल वो आंसर लगाना पड़ेगा जो हमारा सही उत्तर हो मतलब 100% ट्रू होगा, 100% सही होगा। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष आपने देखा यहाँ पर पहला कि बोल रहा है कि कुछ बी जेड नहीं है, कुछ भी जेड नहीं है। यहाँ पे आपको नेगेटिव फीलिंग दिख रही होगी कि कुछ भी जेड नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि कुछ भी क्या है, जेड नहीं है। इसका मतलब ये लग रहा है आपको कि कुछ भाग हो सकता है। देखिए कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, इसमें कोई कंफर्म नहीं लग रहा है, तो ये हमारा होगा नहीं। दूसरा आपसे कह रहा है कि कुछ वाई जेड नहीं है। देखिए कुछ वाई जेड नहीं है, यहाँ पे जेड के अंदर क्या जा रहा है, बाई में से कुछ लाइनें डाली मैंने तो जेड के अंदर जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि बाई का कुछ भाग जेड के अंदर है, कुछ जेड बाई हैं, कुछ जेड बाई हैं, ये गलत है। कुछ जेड बाई नहीं है, सभी जेड बाई हैं, सभी जेड वाई हैं, सभी जेड क्या हैं, बाई हैं। यानी कि कुछ जेड वाई हैं, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर, केवल निष्कर्ष नंबर 3 वाला कथन के अनुसार सही है। यानी कि क्वेश्चन जो निष्कर्ष 3 वाला कह रहा है कि कुछ जेड वाई हैं वो बाई के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। जब कुछ जेड वाई हैं, सभी जेड वाई हैं, तो कुछ तो उसमें से होंगे ही, यानी कि ये वाला तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि अपना जो निष्कर्ष नंबर 3 वाला होगा वो क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनिए। लुप्त संख्या आपको बतानी है 342, 365, 388, क्वेश्चन मार्क 434 और 457। जैसे ही आपने देखा तो इसमें आपको इसको नोट करना है एक बार, 342, 365, 388, क्वेश्चन मार्क 434 और 457। अब देखिए 42 से 65 हुआ है, 342 से 365 हुआ है। जब भी आपके सामने सीरीज वाले क्वेश्चन आए, सबसे पहला आपका काम इतना रहेगा कि आपको इनका डिफरेंस लेकर के एक बार चेक करना है कि डिफरेंस इनका आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो 65 में से यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 2, तो 23 बचेगा। उसी तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर भी 88 में से 65 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 23 बचेगा। उस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो 57 में से 34 घटाया जाएगा तो यहाँ पर भी 23 बचेगा। इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं हैं उन सभी में अपन क्या कर रहे हैं, 23 को जोड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो हमारा सही उत्तर बन रहा है। तो अगर हम 23 को 388 में जोड़ देते हैं तो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे है वो आ जाएगा, क्या आना चाहिए। तो देखिए 388 जो है ना, उसमें अगर 23 जोड़ा जाएगा तो 8 और 3 11, यहाँ पे 1 हासिल, और 8 और 2 10 और 1 11, यहाँ पे क्या बचेगा 411। तो 411 आपको कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 वाले में नज़र आ रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब अगर आपको डाउट लगता है कि हमारा ये सही है या फिर गलत है, तो फिर से आपको करना क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे आपने 411 निकाला। अब 411 में आपको 23 जोड़ करके चेक करना है कि क्या 434 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 434 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 411 जो है ना वो हमारा बिल्कुल सही है और हम इसको प्रूव भी कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। तो बस आप यहाँ पे लगा दीजिएगा आंसर। क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 4 वाला, यानी कि 411, ठीक है। तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप रुकिए और यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है
अगर हेल्पफुल लगी है और लगा है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है यहाँ पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए आपके लिए इसी तरीके से। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे अब इसी तरीके से डेली आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, डेली आपको प्रैक्टिस ऐसी कराई जाएगी कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।